नमस्कार। चलिए आज हम अपने मन की अंदरूनी दुनिया को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों और पुराने आजमाए हुए ज्ञान का सहारा लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं एक एआई हूं, कोई थेरेपिस्ट नहीं। यहाँ जो भी बातें होंगी वो सिर्फ जानकारी और एक नजरिए के लिए हैं। ये किसी भी तरह की प्रोफेशनल सलाह की जगह नहीं ले सकती। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना ही सबसे सही और जरूरी कदम है। और आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो बस इतना सा है। ये समझना कि कोई टूटा हुआ नहीं है, हम सब इंसान हैं। मतलब इस पल में हम जैसे भी हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, उसे वैसे ही स्वीकार करने की एक कोमल सी इजाजत देना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग है, ये अंदर से महसूस कैसे होता है। इसका भी अपना एक अंदरूनी लैंडस्केप होता है। देखिए, डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उदासी या रोने तक सीमित नहीं है। कई बार ये बिल्कुल अलग तरीके से सामने आता है। जैसे हो सकता है कि भावनाएं एकदम सपाट हो जाएं, कुछ महसूस ही ना हो, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो, या एक ऐसी गहरी थकान जो कभी जाती ही नहीं। और हाँ, जब किसी भी चीज में खुशी मिलनी बंद हो जाती है तो उसके लिए क्लिनिकल शब्द भी है, एनहेडोनिया। और अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग की। जानते हैं, ये कोई गहरी सोच नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे दिमाग का गियर कहीं अटक गया हो। असल में हमारे ब्रेन में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, और जब ये हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो बस विचार एक ही लूप में घूमते रहते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो फिर इन दोनों में, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिर्फ सोचते रहने में फर्क कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही काम का सवाल है जो खुद से पूछा जा सकता है। क्या ये जो सोच है, ये किसी काम की तरफ, किसी एक्शन की तरफ ले जा रही है? अगर जवाब नहीं है तो ये सिर्फ विचारों का एक जाल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने इस अंदरूनी दुनिया को थोड़ा समझा। पर सवाल यह है कि जब हम इस चक्र में फंस जाते हैं तो आगे बढ़ने का रास्ता कैसे खोजें? वो पहला छोटा सा कदम कैसे उठाया जाए? ये बहुत से लोगों के साथ होता है जब मन विचारों के एक भंवर में फंसने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट फिजिकल चीजें की जा सकती हैं। चलिए एक कोशिश करते हैं। इस 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक को अभी इसी वक्त साथ में करते हैं। यह हमारे ध्यान को सिर के अंदर से निकालकर वापस इस पल में हमारे शरीर में ले आती है। तो सबसे पहले अपने आसपास 5 चीजें देखें, कोई भी 5 चीजें। अब 4 चीजों को महसूस करने की कोशिश करें, शायद कपड़ों का टच या कुर्सी की सतह। ठीक है, अब 3 अलग अलग आवाजें सुने जो कानों तक आ रही हैं। इसके बाद 2 चीजों को सूंघने की कोशिश करें, कोई भी महक। और आखिर में एक चीज जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, शायद मुंह में बचा हुआ चाय का स्वाद। कई बार कुछ भी शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है। यहीं पर 5 मिनट का नियम काम आता है। इसका मकसद बस दिमाग को धोखा देना है। खुद से सिर्फ ये कहना है कि मैं ये काम बस 5 मिनट के लिए करूंगा, बस 5 मिनट। और इसके पीछे का जो आइडिया है ना, वो बहुत कमाल का है। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं काम शुरू करने के लिए, लेकिन सच तो ये है कि एक्शन मोटिवेशन से पहले आता है। मोटिवेशन की फीलिंग अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है, पहले नहीं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है नॉन जीरो डे का। इसका मतलब बस इतना है कि दिन को जीरो पर खत्म नहीं होने देना, बस एक छोटा सा काम कर लेना, चाहे वो एक ग्लास पानी पीना हो या बस एक पुशअप। ये खुद को साबित करने जैसा है कि सबसे मुश्किल दिन में भी एक छोटी सी जीत मुमकिन है। तो ये तो हुई बात अपनी मदद करने की। अब थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं और अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। मतलब बच्चों में इमोशनल मजबूती कैसे बनाई जाए ताकि वो इन चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, ये जो तरीके हम डिस्कस करेंगे ये बड़ों के लिए हैं ताकि वो बच्चों को सपोर्ट कर सकें। हमारा मकसद बच्चों को इमोशनली मजबूत बनाना है, उनका थेरेपिस्ट बनना नहीं। ये सिर्फ गाइडेंस है, कोई डायग्नोसिस नहीं। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है इमोशनल लिटरेसी, मतलब भावनाओं को नाम देना। अक्सर बच्चों के पास खुश या दुखी के अलावा ज्यादा शब्द नहीं होते। उन्हें अपनी भावनाओं को समझने के लिए एक वोकैबुलरी चाहिए। एक बहुत अच्छी कहावत है, नेम इट टू टेम इट। मतलब किसी भावना को काबू में करने का पहला कदम है उसे सही नाम देना। और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाने के लिए ये एक बहुत सिंपल सी स्क्रिप्ट है, पर है बहुत पावरफुल। ये बच्चों को लाचार महसूस करने की जगह ये सिखाती है कि वो अपनी छोटी मोटी मुश्किलों को खुद सुलझा सकते हैं। इससे उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो कमाल का होता है। और कभी-कभी
कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना कहना ही काफी होता है, मैं देख रहा हूं कि तुम उदास हो, मैं यहीं हूं। देखिए, ये छोटा सा वाक्य ये बच्चे की भावना को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, ये बस उसे मान्यता देता है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, और ये अपने आप में बहुत बहुत सुकून देने वाला होता है। चलिए अब आखिर में थोड़ा पीछे हटते हैं और एक बड़ा नजरिया देखते हैं कि सदियों पुरानी फिलॉसफी, पुराना ज्ञान आज की इन मॉडर्न चैलेंजेस से निपटने में हमारी कैसे मदद कर सकता है। चाहे वो स्टोइसिज्म हो, जो हमें सिखाता है कि हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, घटनाओं को नहीं, या बौद्ध धर्म जो कहता है कि दर्द तो होगा, पर उस दर्द से दुखी होना या ना होना हमारे हाथ में है। ये सभी विचारधाराएं हमें हमारे मन और हमारी तकलीफों के साथ रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने के लिए कुछ टाइम टेस्टेड टूल्स देती हैं। मार्क्स ऑरेलियस का ये जो कहना है, ये बहुत गहरा है कि हमारी ताकत हमारे मन पर है, बाहर की चीजों पर नहीं। ये बात सीधे सीधे उस बेबसी की भावना को चुनौती देती है जो अक्सर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में महसूस होती है। तो आखिर में लक्ष्य ये नहीं है कि जिंदगी से हर तकलीफ खत्म हो जाए, ये मुमकिन भी नहीं है। लक्ष्य बस ये है कि हम कम तकलीफ महसूस करें, जिंदगी को ज्यादा जिएं और हमेशा याद रखें कि हम में कोई खराबी नहीं है, हम बस इंसान हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। आज हिम्मत का वो कौन सा एक छोटा सा काम किया जा सकता है, बस एक छोटा सा कदम जो आगे की तरफ हो।